नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा नाव हादसा। बागमती नदी में समा गए करीब 2 दर्जन स्कूली छात्र। 10 से अधिक बच्चों की बचा ली गई जान। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की संवेदना। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की सीएम ने की है घोषणा। नाव हादसे के बाद से बेनीबाद इलाके में मातमी माहौल। पीड़ित परिवार में मची हुई है चीख पुकार। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं आला अधिकारी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के भामा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। नर्सिंग हॉस्पिटल के शिलान्यास के साथ एसकेएमसीएच का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। उस तरफ कैसे चला जाए? मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा नाव हादसा हो गया। बेनीबाद ओपी क्षेत्र के भटगामा मधुरपट्टी में एक नाव बागमती नदी में पलट गई। हादसे के समय नाव में 30 से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे के बाद बेनीबाद से लेकर पटना तक कोहरा मच गया। 20 बच्चे को बचा लिया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक बच्चे लापता है, जिनकी एसडीआरएफ की कई टीम मिलकर तलाश कर रही है। जैसे ही नाव हादसे की खबर इलाके में पहुंची, उसके बाद नदी के दोनों किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जिस वक्त घटना हुई उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में ही थे। दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कई बच्चों ने तैरकर अपनी जान बचाई। गायघाट और बेनीबाद ओपी पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। घटना के संबंध में मौके से अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आमिर। गायघाट प्रखंड के बेनीबाद ओपी के जो ये नदी है, इसी नदी में इसी नाव पर वो हादसा हुई। इस पार से उस पार जो बच्चे हैं वो ये तार देख सकते हैं। ये तार हम पकड़ के दिखाएंगे। ये तार है, ये तार टूटने की वजह से हादसा हुई और बच्चों के बीच भगदड़ हो जाती है। लगभग 15 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। उनका डेड बॉडी नहीं मिल सका है और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार शव की तलाश कर रही है। देख सकते हैं इस तरफ के बच्चे थे और कुछ बच्चे उस तरफ के थे। उसमें कई लड़कियां भी शामिल थी, जिनकी तलाश अभी भी जारी है और बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। और हम इस पार आ चुके हैं इसी नाव से और ग्रामीण से बात करेंगे और जानेंगे घटना के बारे में। घट गलक कैसे की होलक? केतर के घटना बउआ हो गए। आइ घटना भ गए कि कोई बच्चा इंटर पढ़े छले, बच्चा सब परीक्षा देवे गेले, सब बच्चा डूब गेले। ओकरा माय बाप के केते करके दनियाई भेले बउआ। एक बच्चा रहल गांव में? गांव में तो बहुत बच्चा है, आरो बच्चा गेले, आरो बच्चा नहीं गेले। अही जे ठरा भ गेले, ओइ जन जाकर डूब गेले नैया। आ कोटा छोड़ावे गेले, सेहो सब डूब गेले। जो छोड़ावे गेले वो डूब गए। कितना आदमी गया था बचाने के लिए? बचाने के तो यही पड़े तो मारे लोग खा रहे। अब वहाँ जाकर पकड़े गेले, खाली गर्दने बुझाई छे, खाली गर्दने, समुचे नदी बुझाई छे, खाली गर्दने, खाली मुड़िया बुझाई छे, धर बुझे में न करे एक करके। हां अब नहीं यार आवती खल लोग नहीं रहले। अब दूगो कहाँ गए, दूगो तीन गो लड़का पकड़े छे तो ओहो डूबै छे। ओकरा एना के पकड़ के डूबै छे, बच्चा सियान लोग सब छे डूबै छे। आ डूम के बच्चा सब तरस गेले, कते तरस। आपका ये बच्चा था? भतीजा, हमारा भतीजा 14-15 वर्ष का भतीजा है हमारा। अच्छा, वही डूब गया है नदी में। आई गांव का हम ताबी आवे कि कितना आदमी डूबा है, कोई ठिकाना नहीं। बेर का वही लीला है, नहीं पुला बनाता, पुला के कारण आदमी हत्या होता है। काहे नहीं पुला बनाता है?
आदमी का बचाना है हरामी जब पुल बनाएगा जो आदमी खतरा होता है बेर बेर मारता है आदमी बेर बेर डूबता है। कोई का बच्चा बचपन से पोस का नमहर करता है खाने के दिन में बच्चा हमरा खुआ गया ऐसा क्या होता है क्या नहीं पुल बनाता है पुल बनाने वाला मर गया का। अच्छा नाव पर लगभग कितने लोग सवार थे उस समय? पूरा नाव भरा हुआ था 30-35 आदमी था। बेर बेर का वही ले है कितना आदमी खुआया है कितना आदमी डूबा है कितना आदमी में फांसी गिरा है नदी में डूबा है लेकिन एक बार नहीं कोई सुनवाई में होता है कि बेर बार वही ले एक बार नहीं पुला बनाता है कहीं नहीं पुला बनाता है कहीं बेर बार हत्या होता है आदमी। क्या हुआ था? जैसे कि 10 बजे के टाइम में आने कीजिए लड़का लोग गांव से आया नाव पर चढ़ा। नदी बागमती में थोड़ा ज़्यादा पानी है और पूर्वा हवा 10 बजे के टाइम में थोड़ा तेज था। हवा के कारण नाव में पानी गया पानी के कारण नाव डूब गया बच्चा लोग डूब गया। अच्छा बचाने कितने लोग गए हैं? बचाने तो वैसे बहुत आदमी गए थे लेकिन 2 आदमी बचाने वाले भी डूब गया है समझे। और उसमें 30-35 लोग थे जिसमें यानी कीजिए 10-12 लोग निकला और 18 से 20 लोग डूब गया है। अच्छा सब एक ही गांव के थे? सब एक ही गांव का था डूबने वाला सब एक ही गांव का है और 2 ठो जो भटगामा के जो बचाने गया था छानने गया था डूबने वालों को वो है। अच्छा क्या एग्जाम वगैरह था उसी का? एग्जाम जैसे कि ये हमारे गांव में तो हाई स्कूल लोग है नहीं मधुरपट्टी में बलौर हम लोगों को बच्चा सब यानी पढ़ने जाता है बलौर हाई स्कूल में समझे। उसमें हमारा एक भतीजा भी था 16 साल का वो भी डूब गया है। अच्छा टोटल अब तक कितने लोग डूब चुके हैं? इसमें डूब चुका है 18 से 20 लोग न पता है तो जितना आदमी न पता है वो मुझे डूबे गया है। अच्छा नाव पलटने का क्या कारण रहा? तार से कोई बता रहा है कि तार टूट गया था कोई बता रहा है कि बच्चा के द्वारा भगदड़ किया गया रीजन क्या रहा? नहीं वो तार टूटा नहीं था उसमें जो हवा तेज था ना जो लड़का लोग था उसमें जैसे नाव में जो हवा के द्वारा पानी गया उस पर अरे लड़का लोग इधर से इधर भागा अब जिधर लड़का लोग झुका होगा उधर पानी गया होगा बस नाव डूब गया। उसके बाद से भगदड़ मचा है उसी समय से 10 बजे से यानी कि जो भगदड़ मचा है यहाँ लाश उस यानी कि जो खोजने का कोई सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है। सब नहीं एक भी सब नहीं 18-20 गो में एक भी सब नहीं मिला है। सरकार का कोई यानी प्रयास नहीं है। डुब्बा टीम उनको नहीं बुलाया है नहीं खोज खाज का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अच्छा हर साल ये घटना होती है? हर साल ऐसा घटना हो रहा है जी 2-4 लोग हमारे मधुरपट्टी घाट पर हर साल डूबते हैं। सरकार है नीतीश कुमार का सरकार है हर बार आने की चुनाव के टाइम में लोग आता है आश्वासन देता है कि आपके यहाँ पुल हो जाएगा जब चुनाव खत्म हो जाता है तो लोग घूम करके देखने नहीं आता है हम लोगों को। ये किस गायघाट प्रखंड के अंतर्गत बलौर निधि पंचायत में अभी हम लोग हैं और यहाँ पर इस पंचायत बलौर निधि पंचायत का एक वार्ड नंबर 4 नदी के उस पार है। तो वहाँ से जब सवेरे लोग आ रहे थे तो नाव किनारे पर तेज धारा होने के चलते दुर्घटना की बात बताई गई है और उसको लेकर के एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम और सभी गोताखोर आसपास के जिलों से भी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं और सभी के द्वारा लगातार राहत के कार्य किए जा रहे हैं ताकि हम लोग यदि कोई संभावित यदि कोई व्यक्ति डूबा है तो उसकी पहचान कर सके उसकी खोज कर सकें। इसके अतिरिक्त पंचायत के उस वार्ड में भी सभी घरों को हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं कि कौन कौन मिसिंग है ताकि उसके हिसाब से हम लोग स्पष्ट रूप में आ सकें और लगातार यहाँ पे टीम कैंप कर रही है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम द्वारा पर्याप्त तरीके से अपना कार्य किया जा रहा है। देखिए वो तो जैसे यदि कुछ मिलेगा हम लोगों को तो वो आंकड़े स्पष्ट बताए जा सकते हैं लेकिन अभी वर्तमान में जैसे बताया गया जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि करीब 10 लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी हम लोगों ने वेरीफाई कराया तो करीब 7 लोग गए थे पीएससी गायघाट वहाँ से उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा करके वापस आ गए हैं। इसी प्रकार तो एक एक घर को भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं जो बता रहे हैं लोग उसमें से कौन घर पे हैं कौन नहीं है उसके आधार पे भी हम लोग बताने की स्थिति में रहेंगे। और दूसरी बात जब जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है उस टीम के द्वारा यदि कोई बॉडी कोई व्यक्ति मिलता है तो वो सही आंकड़ा बताया जा सकता है। अभी कोई ऐसी रिकवरी नहीं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। इसके बाद होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र में वृद्धा ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग छात्रावास का भी शिलान्यास किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कैंसर अस्पताल गरीबों के लिए वरदान है।
जिस भवन का शिलान्यास हुआ है वह 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कैंसर मरीज इलाज के लिए यहां से बाहर जाते थे, लेकिन अब उनका यही बेहतर इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था और बेहतर हो सके, इसके लिए यह पहल की जा रही है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कुव्यवस्था की शिकार होकर अपनी किडनी गंवा चुकी सुनीता को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। सीएम नीतीश ने सुनीता को कैंसर अस्पताल परिसर में बुलाया, हालचाल जानने के बाद 5 लाख का चेक दिया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र परिसर में नर्सिंग छात्रावास का शिलान्यास करने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एसकेएमसीएच परिसर में बने पीको वार्ड का निरीक्षण किया। यह एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम पीड़ित बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ चमकी बुखार से पीड़ित उत्तर बिहार के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। मौके पर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रविकांत सिंह, एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार, प्राचार्य डॉक्टर बीभा कुमारी के साथ डीएम प्रणव कुमार और अन्य पुलिस मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। काम भी पूरा हो रहा है और इस साल के अंत तक समूचा काम पूरा हो जाएगा। तो बाहर किसी को जाने के लिए यहीं पर सब मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हम लोग और एक्सटेंशन करेंगे 2500 का। तो आप देखो सब इसका 2500 बेड का। तो ये सब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि कितनी सुविधा सबको होगी। तो वही सब सोच करके हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहले भी आकर के देख लिए हैं कि काम, तो अभी हाल ही में हमसे चर्चा की, इस बार भी चल करके देख लीजिए। भाई बन के तैयार हो जाएगा तब फिर हम आवेंगे अंत में यहाँ देखने के लिए। तो आप जरा देख लीजिए और आप लोग अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि लोगों के इलाज के लिए राज्य में किस तरह से सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। और सब लोगों को जो भी यहाँ ट्रीटमेंट का शिकार होगा उस सब को हम लोग मदद करते हैं। सीएम मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत, उससे हम लोग मदद करते हैं सब, ताकि किसी को भी गरीब गुरबा तबका को कोई दिक्कत नहीं हो। मुजफ्फरपुर के टाटा मेमोरियल भाभा कैंसर हॉस्पिटल और एसकेएमसीएच के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल के अंत तक विकास से जुड़ी सभी योजनाएं पूर्ण हो जाएगी, तब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को संकल्पित है। इसी कोशिश के तहत एसकेएमसीएच को विस्तार दिया जाएगा और 2500 बेड की क्षमता का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से जरूरतमंदों को उपचार के लिए सहायता दी जाती है और गरीब गुरबे को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार सदैव तत्पर रहती है। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की सोच को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को लेकर लोगों को जागृत किया। कुछ काम भी पूरा हो रहा है और इस साल के अंत तक समूचा काम पूरा हो जाएगा। तो बाहर किसी को जाने के लिए यहीं पर सब मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हम लोग और एक्सटेंशन करेंगे 2500 बेड का। तो ये सब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि कितनी सुविधा सबको होगी। तो वही सब सोच करके हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहले भी आकर के देख लिए हैं कि काम, तो अभी हाल ही में हमसे चर्चा की, इस बार देख लीजिए। भाई बन के तैयार हो जाएगा तब फिर हम आवेंगे अंत में यहाँ देखने के लिए। तो आप जरा देख लीजिए और आप लोग अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि लोगों के इलाज के लिए राज्य में किस तरह से सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। और सब लोगों को जो भी यहाँ ट्रीटमेंट का शिकार होगा उस सब को हम लोग मदद करते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत, उससे हम लोग मदद करते हैं सब, ताकि किसी को भी गरीब गुरबा तबका को कोई दिक्कत नहीं। गुरुवार को पूर्व
पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मेयर निर्मला साहू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में हो रहे हाजिरी घोटाले की पूरी जानकारी नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देकर उन्होंने जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर में सफाई कर्मियों को आउटसोर्सिंग के जरिए रखा गया था और एजेंसी ने ही घोटाला किया है, जिसका नाम है हाजिरी घोटाला। मुजफ्फरपुर नगर निगम में 3 आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त नवीन कुमार जब इस घोटाले को पकड़ा और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी, उसके बावजूद भी इन सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी को कैसे दोबारा से रख लिया गया। नगर निगम में जो भी घोटाला या जो भी बात होती है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, हमेशा उठाता रहूँगा। अभी एक ताज़ा मामला आया है कि आउटसोर्सिंग से 3 एजेंसियां नगर निगम में कार्यरत थी, जो सफाई के देखरेख करने का और ड्राइवर का जो भी है उनका काम करने का ठेका दिया गया था। दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि वो एजेंसियां ने एक हस्ताक्षर घोटाला माने कि जो सफाई कर्मी 10 को मान ले 10 सफाई कर्मी है, अब 50 सफाई कर्मी का भुगतान ले रहा था और भुगतान लोग दे नहीं रहा है, जिसके बारे में नगर निगम के युवा तेज तरार नगर आयुक्त हैं, उन्होंने घोटाला को पकड़ा और पटना से ऑडिट टीम आई थी, उसने भी इस बात को पकड़ा। पकड़ने के बाद नगर आयुक्त ने 7 बार, आप लोग सोचिए 7 बार रिमाइंडर दिया उस आउटसोर्सिंग कंपनी को और उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि घोटाला हम काहे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरा ये कहना है जो घोटालेबाज है, जो सरकार का पैसा, जनता का पैसा, जनता गाड़ी कमाई को लूट रहा है, उसको नगर आयुक्त ने जवाब मांगा, जवाब नहीं दे रहा है। और उस एजेंसी को माननीय महापौर महोदया, विधायक मुजफ्फरपुर के माननीय विधायक, जो हम लोग कहते हैं निगम विधायक, जो निगम में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, उनके कथनानुसार उसको सेवा विस्तार दिया। बताइए, जो आदमी चोरी करता हो उसको सेवा विस्तार दिया जाता है? आप लोग भी जान रहे हैं सेवा विस्तार क्यों दिया गया है। धन लाभ पैसा लेकर उन लोगों को सेवा विस्तार दिया गया है, जो कतई अनुचित है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नगर विकास मंत्री से और प्रधान सचिव को मैं पत्र लिखा हूँ और इस पर कहा हूँ कि आप अविलंब इस पर संज्ञान लें और जो है सो इस नगर निगम को या तो भंग करें या तो इस महापौर को जो है सो आप लोग हटाने का काम करें, क्योंकि घोटाला हो रहा है यहाँ पर। और एक बात और मैं खुलासा करूँ, आप लोग देखिए वो इतना दिन हो गया, हम लोग कभी प्रोसीडिंग पर साइन मैं सिंगल करता था, अभी ज्ञात हुआ है कि प्रोसीडिंग पर माननीय महापौर का अलग हस्ताक्षर होता है, वो उनका जो स्टैंडिंग में बोर्ड में जो कॉपी होता है उसमें अलग हस्ताक्षर होता है। और बताइए कितना महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग होता है, जो जनता की आवाज़ का पार्सल उठाते हैं वहाँ पर है, और प्रोसीडिंग पर हस्ताक्षर भी घोटाला हो रहा है नगर निगम में। गुरुवार को मुजफ्फरपुर अन्नपूर्णा ढांडन शक्ति मंदिर में भाद्रपद महोत्सव के पहले दिन 101 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में दादी जी का महामंगल पाठ किया। उसके बाद संध्या 7 बजे से दादी जी का अखंड ज्योत एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने मधुर भजनों की प्रस्तुति की। इस दौरान दादी जी को भाव सिंगर एवं 56 भोग लगाया गया। हर साल की भांति इस साल भी ढांडन शक्ति दादी जी का हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें आज 101 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ किया जाएगा। शाम को 56 भोग का प्रसाद लगेगा, ज्योत जलेगी, भजन कीर्तन होगा और महाप्रसाद होगा। कल सुबह 11:30 बजे तक जात पाटा की पूजा होगी, उसके बाद शयन आरती होकर के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले कुछ महीनों से बिहार के विभिन्न जिलों में पदयात्रा पर है।
गांव में जाकर वे लोगों से बिहार के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी सभाओं में काफी भीड़ जुट रही है। गुरुवार को पदयात्रा मुजफ्फरपुर के साहेबगंज पहुंची। लोगों से मिलने जुलने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, विशेष करके हर पंचायतों में बच्चों की शिक्षा और किसी के लिए आमदनी की जरिया कैसे बनाई जाए और प्रत्येक पंचायत में 800 से 1200 लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि हर पंचायत के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए जो वहां के समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित हो। आप खुद सुनिए प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा। सारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में अभी हैं। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आपके ज़िले मुजफ्फरपुर में हूँ और अभी आने वाले 10-15 दिन, 2 हफ्ते से ज़्यादा और यहाँ रहूँगा। यहाँ पर गांव-गांव चल रहे हैं। इस पूरे 11.5 महीने में करीब 3600-3700 गाँव हम लोग चल कर गए हैं। वहाँ सिर्फ पदयात्रा नहीं की है, वहाँ समय बिताया है, लोगों से मिले हैं, वहाँ की समस्याओं को अपनी आँख से देखा है, लोगों से बातचीत करी है। प्रयास ये है कि जहाँ पर भी पैदल गए वहाँ और उसके इर्द गिर्द हर पंचायत की वहाँ की स्थानीय समस्याओं को बिल्कुल नज़दीक से जाकर देखा जाए, समझा जाए, उसका एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। और साथ ही इस पदयात्रा का जो 2 मूल उद्देश्य है कि हर पंचायत के विकास के लिए एक पंचायत विशेष की योजना बनाई जाए जो वहाँ की समस्याओं और वहाँ की संभावनाओं पर आधारित है। विशेष करके हर पंचायत में बच्चों की शिक्षा, कृषि को आमदनी का जरिया कैसे बनाया जाए और हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए, इसकी एक ब्लूप्रिंट, इसका एक खाका, इसकी एक योजना बना रहे हैं। दूसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि जब हम लोग गांव देहात पंचायत में घूम रहे हैं तो हर गांव, हर ब्लॉक, हर प्रखंड से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, समझाया जाए, उनको निकाला जाए जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। नई राजनीतिक व्यवस्था का मतलब ये है कि जो यहाँ के लोगों की सोच है कि विकल्प के अभाव में लोगों को एक और भाजपा और एक और महागठबंधन, इन्हीं 2 में से किसी का चुनाव करना पड़ता है, तो वो एक नया विकल्प बने। इसके लिए हर वो व्यक्ति जो नया विकल्प बनाना चाहता है उसको साथ में लिया जाए और उसके साथ इस सोच को लेकर एक नया राजनीतिक सामाजिक संगठन बनाया जाए। पदयात्रा के दौरान ये प्रयास किया जा रहा है। जब पदयात्रा हमने शुरू करी थी तो अनुमान था कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो कि एक नया विकल्प, नया दल, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अभी की जो संख्या है करीब हर प्रखंड से 2 से 2,500 लोग अभी तक की पदयात्रा के दौरान हर प्रखंड से 2 से 2,500 लोग जन स्वराज के संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ रहे हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया या हम लोगों ने उनसे संपर्क किया। इसमें हर तरह के लोग हैं, सामान्य जनता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले से राजनीति में सक्रिय लोग हैं, अलग अलग दलों के ऐसे लोग हैं जो पहले राजनीति में सक्रिय थे, आज शिथिल पड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं राजनीति में, लेकिन उनकी रुचि है बिहार को सुधारने के लिए, वो कुछ करना चाहते हैं। सभी तरह के लोगों को साथ में लेकर एक अभी तक की जो संख्या निकली है करीब 125 ब्लॉक प्रखंड हम लोग कर चुके। हर प्रखंड से 2,000-2,500 का नंबर ये है जो कि जन स्वराज का संस्थापक सदस्य बन रहा है। जो पूरी परिकल्पना है कि जब ये पूरे बिहार में पदयात्रा हो जाए तो जो मैंने आपको बताया, शुरुआती सोच ये थी कि हर प्रखंड से 20 आदमी आएगा तो कम से कम 10,000 लोगों के साथ अगर दल बनाना है तो ये 10,000 लोग मिलकर दल बनाएंगे। लेकिन अभी की जो संख्या है इसके हिसाब से संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है अगर यही संख्या बनी रही तो अपना प्रयास ये है कि इतने लोगों को पहले जोड़ा जाए और तब सब लोगों के साथ बैठकर अगर दल बनाने की बात होती है तो हर दल को, हर व्यक्ति के विचार के सबको साथ में लेकर एक दल बनाया जाए। मैं इस बात को जोर देकर बताना चाहता हूं कि जो भी दल बनेगा वो दल कोई प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक जाति विशेष का नहीं होगा, किसी परिवार का नहीं होगा, उन सारे लोगों का होगा जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे।
इस पूरी परिकल्पना में अंतर यही है। कई लोगों को लगता है कि भैया दल क्यों नहीं बनाए हैं, या अगर आप जो कर रहे हैं दल तो बनना ही है कि नहीं बनना है। ऐसी बात नहीं, दल तो बनना ही है, लेकिन दल प्रशांत किशोर को नहीं बनाना है। शहर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने जिला प्रशासन से मुजफ्फरपुर को मच्छरपुर बनने से बचाने की मांग की है। गुरुवार को ब्रह्मपुरा स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्षों बाद मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों से जेई यानी जापानीज इंसेफ्लाइटिस के मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां इंद्रधनुष के तहत जेई का टीका दिया जाता है। डॉक्टर अरुण शाह ने नगर निगम से मांग की है कि जल्द से जल्द शहरी क्षेत्र में फॉगिंग कराई जाए, जिससे जेई के साथ साथ मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले ना बढ़े। वहीं उन्होंने कहा कि जेई का टीकाकरण बड़े पैमाने पर होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखिए, जेई तो वेक्टर बाउंड डिजीज मतलब मॉस्किटो से होता है। इक्विलस मॉस्किटो होता है, मेल मॉस्किटो है। और जब भी मेल मॉस्किटो एक तरह का वायरस होता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस जेई वायरस, तो निश्चित रूप से जो ये पोस्ट मानसून होता है, बारिश के बाद जहाँ जहाँ पानी का जमावा होता है, मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। डेंसिटी अभी ज़्यादा देख ही रहे कि काफ़ी ज़्यादा मच्छर है। तो निश्चित रूप से जेई वायरस जो है वो मॉस्किटो के बढ़ने की वजह से, उनके प्रजनन की ज़्यादा होने की वजह से, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने से प्रभावित हो रहे हैं लोग। और वो लोग जो कि जिनको टीकाकरण नहीं पड़ा है वो ससेप्टेबल है। एक तो क्या है कि जेई वायरस जो है वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो लेकर के वो मतलब कि इन्फेक्ट कर रहा है। और एक जो बच्चा जो है 9 महीने से 15 साल के बीच का बच्चा, जिसमें भारत सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 टीका देने का प्रावधान है जो निःशुल्क है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि जेई वैक्सीन दिया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सब जगह जेई वैक्सीन का प्रावधान नहीं है। वही डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि ये बीमारी एंडेमिक है, तो उसमें मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि जेई वैक्सीन दिया जाता है। कितने वर्षों के बाद मांगा जाता है? देखिए, जितनी हमको हमारी नॉलेज में जेई वैक्सीन के जेई जो कितने वर्षों के बाद मामले, कितने वर्षों के बाद मामले आ रहे हैं? हाँ, ये बड़ा प्रासंगिक सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जितने केसेस देखे हैं, जब तक देखे हैं वो मानसून के पहले एईएस के केसेस देखे। जैसे मानसून आया, बारिश हुई और उसके बाद मालूम हुआ कि अचानक एईएस के केसेस, बुखार, चमकी और बेहोशी वाला जो केस है वो अचानक कम गया। लेकिन पोस्ट मानसून सब जहाँ भी जेई होता है पूरे हिंदुस्तान में, वो मानसून के बाद ही होता है, क्योंकि मानसून के बाद बारिश होती, पानी इकट्ठा होता है। इस बार हम काफ़ी सालों के बाद, ऐसा नहीं है कि जेई के केसेस बीच में नहीं आए हैं, बड़ा करेक्टरिस्टिक इसका मतलब कि जांच होता है, इसका MRI फाइंडिंग, CT स्कैन फाइंडिंग होता है, उसी बेसिस पर इसकी डायग्नोसिस होती है। तो जहाँ तक जो हमको बताया गया है कि 5 केसेस अभी तक SKMCH में एडमिट हुए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। तो निश्चित रूप से ज़रूरी है कि टीकाकरण कार्यक्रम को मतलब कि फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, और जिला प्रशासन को चाहिए कि मच्छरों के लिए जो फॉगिंग होता है उस पर मतलब विशेष ध्यान दे, क्योंकि मच्छर से सिर्फ खाली जेई नहीं होता है। हम लोग केसेस देख रहे हैं, डेंगू केसेस देख रहे हैं, मलेरिया के केसेस देख रहे हैं, कुछ केसेस चिकनगुनिया का भी होता है, उसमें फाइलेरिया के केसेस होते हैं। तो मच्छर तो मतलब कि मानवता की दुश्मन है। और आज मुजफ्फरपुर जो मच्छरपुर कहलाता है, ये अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मच्छर है। और अगर हम बचे हुए हैं तो भगवान ईश्वर के भरोसे बचे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद गुरुवार को पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंची ललिता कुशवाहा का पार्टी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त सभागार में आयोजित समारोह में नेताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का अभिनंदन किया। मौके पर कोढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, पूर्व मंत्री बसावन भगत, अवधेश कुशवाहा, जिला भाजपा अध्यक्ष रंजन कुमार, किरण गुप्ता, रिंकू कुशवाहा समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। सभी ने ललिता देवी को फूलमाला और अंग वस्त्र देकर अभिनंदन किया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि पूरा विश्वास है कि ललिता कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा और 2024-25 के चुनाव में सहायक सिद्ध होगी।
वहीं ललिता देवी ने कहा कि एक ही लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में भाजपा की फतह हो। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। स्वागत समारोह रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हम कुशवाहा जाति से आते हैं, हमारे कुशवाहा जाति पार्टी और जाति दोनों मिलकर के सम्मान समारोह रखे हैं। उस सम्मान समारोह रखे हैं उन लोगों का मैं अपने हृदय से उनको आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, हमारे सब कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। 2024 हम कैसे 40 सीट जीते, इसके लिए इस पर विचार विमर्श करने के लिए सब कोई एकत्र हुए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता आए हैं उनको एक ही लक्ष्य है कि हमारे 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास लेकर के चलते हैं। हर कोई के अपने ध्यान में रखते हैं, चाहे बूढ़ा हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए सोच रखते हैं। सबके कैसे रात दिन विकास करते हैं कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता भूखा न रहे, भूखा नहीं सोए, हमारा विकास कैसे हो और हमारा जनता कैसे आगे बढ़े, इसके लिए दिन रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुशवाहा महासभा के जनता सभी लोग ने हमारे सम्मान में एक आयोजन किए हैं सम्मान समारोह में, उसी में मैं आई हूँ। मैं अपने तरफ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि पूरे बिहार प्रदेश में हमारा कुशवाहा एकजुट होकर के हमारे कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के हाथों के कैसे मजबूत करें। मजबूत करने के लिए हमारा कुशवाहा पूरा बिहार में काम कर रही है। मैं सभी जगह जा रही हूँ, जा के मैं अपने जाति और पार्टी के लिए मैं काम करती हूँ, सभी को मैं बताती हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री जी आज हैं, ऐसे न कभी हुए थे ना लगता है कि होंगे। इसलिए हम अपने नरेंद्र मोदी जी को कैसे 2024 में उनको भारी से भारी 400 प्लस बहुमत से उनको फिर स्थापित करेंगे। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो चंद्रयान 3 के जो काम किए हैं, विपक्ष हमारे पार्टी बनाने में लगा हुआ, हमारे प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 के काम कर रहे हैं। चाहे हमारे 3 तलाक हो, मुस्लिम लीग के लिए भी काम किए हैं, चाहे हमारे श्री राम जी के पुरुषोत्तम श्री राम के इतने दिनों से बाहर किया गया था, उनके लिए घर देने का काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के। इसके लिए मैं अपने पूरा पार्टी और जाति के तरफ से मैं अपनी प्रदेश की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। वैशाली लोकसभा का संयोजक भी हूँ, बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है मुझे। मैं अपने ओर से काम करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करती हूँ और करते रहूँगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं मर मिटने का कसम खाई हूँ। और मैं जहाँ तक आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि उम्मीदवार बनाया जाएगा, मैं तो काम करती हूँ, मैं कर्ज करता हूँ, मैं कर्ज करता रहूँगी। बीजेपी से कई टिकट के दावेदार हैं, मैं तो काम कर रही हूँ बीजेपी के लिए। हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व समझेंगे, वो मुझे इस लायक समझेंगे, मुझे टिकट देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं काम करती हूँ, काम करते रहूँगी। प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी कुशवाहा जी का आज ये अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हम यहाँ उपस्थित हुए थे। बड़ी ही एक महिला को और एक कर्तव्यनिष्ठ महिला को भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थान दिया है। हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि इनके नेतृत्व में पार्टी को लाभ मिलेगा और 2024 और 2025 में हम लोग को जो फतह करना है उस फतह में एक बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। भाजपा रामदयालु मंडल की ओर से गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी बैद्यनाथ पल्लव के मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित आवास पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कुर्नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, लोकसभा संयोजक मुकेश चंद्रवंशी, भारत भूषण अग्रवाल सहित कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी बैद्यनाथ पल्लव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया, साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के बाद अमृत कलश यात्रा निकाली गई। मौके पर परिमल कुमार, कार्यक्रम संयोजक सुबोध तुरहा, राकेश पटेल, उत्पल रंजन, राकेश रंजन तुरहा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
शहीदों की मिट्टी और शहीदों की मिट्टी से एक शहीद बागवानी दिल्ली कर्तव्य पथ पर बन रहा है। पूरे भारतवर्ष से शहीद के घर से मिट्टी और चावल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग जो ला रहे हैं और ले करके उसको जिला के द्वारा प्रदेश जाएगा और प्रदेश से वो दिल्ली जाएगा और वह मिट्टी से वहाँ एक बागवानी लगेगा। वह शहीद का मिट्टी ही है जिससे देश आगे बढ़ रहा है। उस मिट्टी को सलाम करना है, उसको ले करके कर्तव्य पथ पर बागीचा जो बनेगा वही मिट्टी से वह बागीचा पूरे विश्व में फैल करके ऊपर उठेगा और उसके फल खा करके भारत के लोग खुशहाल होंगे, विश्वगुरु बनेंगे। ऐसा निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो हो रहा है ये बिल्कुल ही सराहनीय है और देश को मजबूतीकरण देने के लिए अव्वल साबित होगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम के तहत आज जो है यहाँ मुजफ्फरपुर के यह आम गोला में या रामदयालु मंडल में या तुरहा जी का जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे इनके घर से हम लोग मट्टी लेंगे और मट्टी जो है या अमृत वाटिका या जो दिल्ली में एक अमृत वाटिका बन रहा है वहाँ यह मट्टी जाएगा। अमृत वाटिका में इनके नाम से पेड़ लगाया जाएगा और जब यहाँ के लोग जाएंगे तो वहाँ देख करके अपने को गौरवान्वित करेंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर जवानों के घर से मट्टी ला करके उनको सम्मान देने का काम, उनको परिवार को सम्मानित करने का काम किया है। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेढ़ न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।